नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बताऊं पाठशाला में आज क्या क्या लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने बॉर्डर पर ऐसा क्या किया है कि चीन उछल रहा है, आज इसके बारे में बताऊंगा। बॉर्डर पर वो एक्शन जो भारत चीन टेंशन को हाई कर सकता है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। इकोनॉमी पर कम, चीन का परमाणु हथियार बढ़ाने पर फोकस ज्यादा क्यों है, आज इसकी भी बात होगी। बर्बाद पाकिस्तान नहीं, मोदी की टेंशन चीन बढ़ाएगा क्या, आज इस पर पूरी विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा भारतीय सेना में अब उड़ने वाले सैनिक युद्ध लड़ेंगे क्या। चीन पाकिस्तान परेशान है, अब सुपरमैन भारत की तरफ से लड़ेंगे, आज इसके बारे में बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। फिर पाकिस्तान का चैप्टर खोलूंगा जहां लोगों को रिकॉर्ड महंगाई से गधे बचाएंगे। कंगाल बर्बाद पाकिस्तान में इंडिया इंडिया क्यों हो रहा है, यह भी बताऊंगा। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर महाराष्ट्र असम में जो घमासान चल रहा है उसका चैप्टर होगा। छठा ज्योतिर्लिंग असम में होने का सच क्या है, यह भी बताऊंगा। और आखिर में 3 सेकंड में आपका बीपी हाई कर देने वाले दुश्मन से मिलवाऊंगा मोबाइल वाली सबसे बड़ी मुसीबत का चैप्टर। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लखनऊ में महंत राजूदास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जो हाथापाई हुई थी, उसकी गूंज प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी, जिसमें उन्होंने पूछा कि सिर काटने की धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उधर महंत राजूदास ने भी मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। राजूदास ने अपनी शिकायत में मौर्य पर हमला करने का आरोप लगाया। त्रिपुरा की सभी 60 सीटों के लिए विधानसभा मतदान आज पूरा हो गया। बंपर मतदान। चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, शाम 4 बजे तक 81% वोटिंग हुई है, जबकि मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा कल तक पता चल पाएगा। वोटरों ने 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। 2 मार्च को अब नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मैंने आदिवासी परंपराओं को जिया है। आज आदिवासी समाज गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। यह महोत्सव दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 27 फरवरी तक चलेगा। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है, जिसमें पृथ्वी शॉ एक लड़की से बेसबॉल का बैट छीनते दिख रहे हैं, जबकि लड़की का साथी इस घटना का वीडियो बना रहा है। आरोप है कि सेल्फी के लिए मना करने पर फैंस पृथ्वी शॉ पर भड़क गए। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और एक लड़की को अरेस्ट भी किया है। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान एक बार फिर धमाके से दहल गया। इस बार आतंकियों ने पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। हाल ही में पेशावर में एक मस्जिद में भी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। पाठशाला में दिन भर का रिवीजन होने के बाद आज का पहला चैप्टर, जिसमें बात भारत चीन बॉर्डर की। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने बॉर्डर पर ऐसा क्या किया है कि चीन उछल रहा है। बॉर्डर पर वो एक्शन जो भारत चीन टेंशन हाई कर सकता है। इकोनॉमी पर कम, चीन का परमाणु हथियार बढ़ाने पर फोकस ज्यादा क्यों लग रहा है, और क्या बर्बाद पाकिस्तान नहीं बल्कि पीएम मोदी की टेंशन चीन बढ़ाएगा। दुनिया इस वक्त एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है। कोरोना आया, फिर युद्ध चला, और पिछले जितने 30 मार खा थे ना, वो महंगाई और मंदी के बोझ तले दबे हुए हैं। और जो नया वर्ल्ड लीडर उभर रहा है, जो दुनिया को लीड करेगा, वो भारत दिख रहा है। सारे पुराने समीकरण टूट रहे हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन तक भारत को सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन दुनिया भारत को सलाम ठोक रही है, यह देखकर 2 देश जो हैं वो जल भुन रहे हैं, परेशान हैं। एक तो अपना पाकिस्तान है, उसका तो तय ही है कि वो इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ करे। वो पहले अपना देश बचाए, तब ना इंडिया के लिए कुछ सोचेगा कि इंडिया को कैसे बर्बाद करे। दिमाग में चलता रहता है, लेकिन करे क्या। उसके तो खुद ही बम फूट रहे हैं, महंगाई का बम भी है और आतंकी भी बम फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का एक चैप्टर अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात दूसरे देश की, और वो है चीन। वो अलग परेशान है भाई, क्योंकि उससे इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया उसको भी तो डाउन कर रहा है ना। चीन वैसे ही अर्थव्यवस्था नीचे, कोरोना उससे संभल नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, दुनिया इंडिया इंडिया कर रही है, तो चीन परेशान।
दूसरा, चीन को सबसे ज्यादा खतरा भारत से है, क्योंकि ये वो भारत है, नया भारत है, जो बॉर्डर पर लगातार अपनी तैयारी बढ़ा रहा है, डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है, अपने हथियार खरीद रहा है, राफेल लेकर आ गया है, नए फाइटर जेट्स खरीद रहा है, उड़ने वाले भारतीय सैनिक, उनके बारे में आगे बताने वाला हूं, वो भी आ रहे हैं। तो ये सब देखकर चीन परेशान है, और ये तय मानकर चलिए कि भारत जितना बढ़ेगा चीन उतना उछलेगा। और प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं बॉर्डर को लेकर कि चीन का उछलना लाजमी है। लेकिन भारत की तैयारी और फैसलों के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको चीन क्या 3-5 कर रहा है वो बताता हूं बॉर्डर पर, क्योंकि इससे भारत और चीन के बीच टेंशन बहुत हाई होने के फुल आसार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अक्साई चीन तक रेल लाइन बिछा रहा है। लद्दाख का अक्साई चीन वही इलाका है जिसे 1962 की जंग में चीन ने अवैध रूप से हथिया लिया था, और अभी वहां चीन का कब्जा है। यह वही इलाका है जिसके लिए नेहरू जी ने कह दिया था कि वहां तो एक घास तक नहीं उगती, और उन्हें संसद में जवाब मिला था कि बॉस मेरे सिर पर बाल नहीं उगते तो क्या मेरा सिर भी किसी को दे दोगे क्या। कहा जा रहा है कि उसी अक्साई चीन के इलाके में चीन अब रेलवे लाइन बिछा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि यह रेल लाइन पैंगोंग झील के पास तक जाएगी, जो एलएसी के बहुत करीब है। चीन अपने जिनजियांग प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछा रहा है। यह रेलवे लाइन 2035 तक पूरी होगी, यह बताया जा रहा है। इस प्रस्तावित शिनजियांग तिब्बत रेलवे का एक हिस्सा अक्साई चीन से होकर गुजरेगा, यह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है। रेलवे लाइन का पहला चरण साल 2025 तक पूरा हो जाएगा कहा जा रहा है, और यह शियागात्से से लेकर पख्तूत्सो तक होकर जाएगा। अक्साई चीन में रेलवे लाइन बिछाने से भारत और चीन में टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि अभी वहां काम उस तरह से शुरू नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चीन ये कर रहा है। चीन की सेना आसानी से एलएसी तक पहुंच पाएगी अगर ये रेल लाइन बिछ गई। और अगर इतिहास को देखें तो यह प्रस्तावित रेलवे लाइन चीन और भारत में नए टेंशन की वजह बन सकता है। इसका इतिहास है, आपको याद होगा 1950 से ही चीन जो है वो अक्साई चीन पर अपना दावा ठोकता आया। जब चीन और भारत के बीच 1962 में जवाहरलाल नेहरू के समय युद्ध हुआ था, उस युद्ध की एक अहम वजह चीन का एक हाईवे था। यह हाईवे G219 है, और इस हाईवे का निर्माण चीन ने साल 1951 में शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए किया था। दिक्कत यह थी कि चीन का यह हाईवे लद्दाख के अक्साई चीन से होकर गुजर रहा था, और अक्साई चीन भारत का इलाका है। इस हाईवे को लेकर भारत की आंख तब खुली जब चीन अपने मैप में यह हाईवे दिखाने लग गया। उस वक्त की सरकार को पता ही नहीं चला कि हाईवे बन गया, जिसकी वजह से भारत और चीन में तनातनी हो गई थी। साल 1962 की जंग में चीन ने इस रोड को डिफेंड किया और साथ ही वेस्टर्न फ्रंटियर पर तैनात अपनी सेना को और भारत की सीमा की तरफ आगे बढ़ाया और अक्साई चीन के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। जिस हाईवे की बात मैं कर रहा हूं, जिसको लेकर इतना तनाव उस वक्त भी हुआ था 1950s के आसपास और 60s के आसपास, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं, ये जरा मैप में दिखाइए, ये अक्साई चीन का इलाका है जो करीब 1570 किलोमीटर का है, और ये आपको अक्साई चीन की लोकेशन पता चल गई। साल 1962 की जंग में चीन ने इस रोड को डिफेंड किया था, जो इसी अक्साई चीन से होकर बनाया गया था। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वो रोड कौन सा था। ये जो आप अक्साई चीन का इलाका देख रहे हैं, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है 1962 के युद्ध के बाद से, वहां ये शिनजियांग है, इधर तिब्बत है और इधर चीन है। तो चीन ने जो हाईवे बनाया, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसी हाईवे को लेकर बड़ा तमाशा हुआ था, और वेस्टर्न फ्रंटियर पर तैनात अपनी सेना को भारत की सीमा की तरफ आगे बढ़ाया था। इसी हिस्से की बात कर रहा हूं। तो ये आपको मैप से समझा रहा हूं कि ये कौन से इलाके हैं जिनको लेकर बड़ा विवाद है। दूसरी तरफ जो रेल लाइन बिछाने की बात हो रही है, वो यही कहा जा रहा है कि आप ये जो देख रहे हैं शिनजियांग से लेकर तिब्बत, अब ये रूट क्या होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यही शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने की बात हो रही है। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करेंगे यहां पर, कि यहां पर अगर आप इसको देखें, यहां से लेकर और ये तिब्बत, अब ये नहीं कि यही रूट होगा, लेकिन यहां रेल लाइन जो है वो बन जाए, ये चीन का प्रयास है। और यहां अक्साई चीन आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप गौर कीजिए इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये वो गलवान वैली है, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ये हॉट स्प्रिंग है जहां पर भारत और चीन के सैनिक जो है वो आमने सामने हैं। ये पैंगोंग लेक है जहां पर दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है, और इधर तिब्बत पड़ता है।
तो ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, ये लेह का इलाका है, जहां पर इधर शिनजियांग, इधर तिब्बत, और ये भारत का अपना इलाका, और ये भारत का इलाका जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ। तो चीन प्रयास कर रहा है कि वहां पर अपनी ताकत बढ़ाए और वहां पर रेल लाइन बिछाए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। चीन का इतना ही नहीं, एक और कदम है जो भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। भारत और अमेरिका से टकराव के बीच यह दावा है कि चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि जापान की क्योडो न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर 900 तक करने वाला है। यह भी पता चला है कि चीन की सेना के इस घातक प्लान पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुहर भी लगा दी है। इस प्लान के मुताबिक चीन 2027 तक न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाकर 550 करेगा और फिर 2035 तक बढ़ाकर 900 कर देगा। जापान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि चीन परमाणु हथियारों की अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को भी छोड़ सकता है। मतलब जैसे भारत का है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे ही चीन का भी कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वो इतना घबराया हुआ है इंडिया से कि वो कह रहा है कि अब ये नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी भी छोड़ देगा। इंडिया से क्यों घबराया, अभी आ रहा हूं उस पर। रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए चीन को लग रहा है कि परमाणु हथियार की वो ताकत है जिसके दम पर नेटो देश रूस पर हमला नहीं कर पा रहे, और इसी के दम पर चीन भी ताइवान में घुसपैठ कर सकता है। उसको लग रहा है कि परमाणु हथियार मेरे पास होंगे तो भाई लोग हमसे थोड़ा दूर रहेंगे। पिछले साल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 1500 तक बढ़ाने की भी प्लानिंग कर रहा है। तो अभी तो न्यूज रिपोर्ट कर रही है 900, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि 1500 करने वाला है भाई। अब सवाल इस बात का है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने पर पूरा फोकस लगाने की बजाय बॉर्डर पर पूरा फोकस क्यों लगाए हुए है भाई? इसकी बड़ी वजह है भारत का लगातार मजबूत होना, भारत में नरेंद्र मोदी का वो नेतृत्व होना जो चीन से आंख मिलाकर भिड़ जाने को तैयार दिखता है। और तीसरी बड़ी वजह है बॉर्डर एरिया पर भारत का लगातार बिना चीन की परवाह किए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। क्योंकि जैसे भारत कह रहा है कि भाई अक्साई चीन हमारा है और चीन वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास करेगा तो दिक्कत हो, वैसे ही चीन दावा ठोकता है कि भाई ये अरुणाचल वगैरह वो कहता है कि हमारा है, तुम्हारे कहने से होगा, लेकिन वो तो कहता है कि हमारा है। तो उसको लगता है कि इंडिया जो यहां बना रहा है एलएसी पर और नरेंद्र मोदी के आने के बाद और तेजी से बना रहा है, तो वो कहता है कि भाई ये मजबूत कर रहे हैं तो हम कैसे कमजोर हैं, तो वो अपना करता है, हम अपना कर रहे हैं। अक्साई चीन में रेल लाइन बिछाने की खबर के बीच मोदी सरकार ने भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले किए, और 3 बड़े फैसलों के बारे में आपको बताता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि चीन एक तो उछल क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, और हमारी खुद की तैयारी कैसी, आपको समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए बॉर्डर को लेकर, और स्पेशली चीन बॉर्डर को लेकर। वो 3 फैसले क्या हैं? पहला फैसला, आईटीबीपी की 7 एक नहीं, 2 नहीं, 7 नई बटालियन का निर्माण होगा। इसके लिए जो है ये आईटीबीपी जो है वो भारत चीन सीमा की निगरानी करने वाली फोर्स है, इसकी ताकत बढ़ाने के लिए हो रहा है। दूसरा बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया कि लद्दाख में नए टनल को बनाने को मंजूरी दे दी। तो लद्दाख में नया टनल बन रहा है, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों चीन को वो परेशान करेगा। तीसरा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया वाइब्रेंट विलेज का। वाइब्रेंट विलेज यानी जो बॉर्डर के पास के गांव हैं उनका विकास करना, क्योंकि चाइना अक्सर फोकस ये करता है कि गांव के जो इलाके हैं वहां ये देखे कि भाई विकास नहीं हुआ तो उन लोगों को बरगलाए, समझाए, अपनी तरफ लाने का प्रयास करें। अच्छा, गांव का विकास होगा तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पहुंचेगा, तभी ना विकास होगा। तो ये 3 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए। अब इनके बारे में एक एक करके समझिए। पहला बड़ा फैसला आईटीबीपी से जुड़ा है। आईटीबीपी वो फोर्स है जो भारत चीन के 3488 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को लद्दाख के काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जासेप ला तक गार्ड करती है। 1962 का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद ही आईटीबीपी का गठन हुआ था, इसलिए आईटीबीपी से जुड़ा फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यह आईटीबीपी का पूरा नाम है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस,
इसकी 7 नई बटालियन बनाने का प्रस्ताव किया है, मंजूर कर लिया है। जिसका मतलब क्या, 7 नई बटालियन मतलब 9,400 जवानों की भर्ती हो जाएगी और इन जवानों में ज्यादातर की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में होगी, जहां चीन सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है कि कैसे 3-5 किया जाए। ज्यादा जवानों की तैनाती से बॉर्डर की निगरानी बेहतर होगी, चीन की घुसपैठ की हिमाकत भी कम होगी। इसलिए चीन परेशान हो रहा है कि अरे यार, ये तो हमसे 4 कदम आगे सोच रहे हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी का एक सेक्टर हेडक्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है, उसे भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, सीसीएस, उसने हरी झंडी दे दी कि बनाइए बनाइए इसको बनाइए। साल 2020 में एलएसी पर आईटीबीपी की नई 47 सीमा चौकियों और 12 कैंप को बनाने को मंजूरी मिली थी। वहां काम ऑलमोस्ट डन होने पर है। तो जब चौकियां बनेंगी तभी तो जवान तैनात होंगे वहां, तो जवानों की तैनाती का भी काम हो गया। मतलब तड़ तड़ धड़ धड़ काम हो रहा है। 47 नए बॉर्डर पोस्ट बनाने से बॉर्डर पर आईटीबीपी का जो बेस है उसकी मजबूती 26% बढ़ जाएगी। अभी एलएसी पर आईटीबीपी की 176 बॉर्डर पोस्ट हैं। अब उस 176 में 47 और ऐड कर दीजिए, मतलब 1/4 और बढ़ गया, एक बार में 1/4। तो चीन परेशान है। नया हेडक्वार्टर बनाने और जवानों की भर्ती के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए की रकम भी जारी कर दी गई। पिछले साल दिसंबर में ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में ही चीन के साथ झड़प हुई थी। इसे देखते हुए भी यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब आपको लद्दाख में बनने वाली टनल के बारे में बताता हूं। एक तो हो गया आईटीबीपी के जवान हो गए 9,400, वहां पोस्ट बन गई, वो अलग। अब एक टनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोदी सरकार ने लद्दाख में नीमू पदम दरचा सड़क संपर्क पर बेहद महत्वपूर्ण शिंकुन ला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह सुरंग 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो सभी मौसम में लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचने को सुनिश्चित कर देगी। मतलब कितनी बर्फ पड़ जाए, आपका रास्ता नहीं रुकेगा। इस टनल के बनने से हमारे सुरक्षा बलों को लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। बॉर्डर एरिया तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा ही। शिंकुन ला टनल को नीमू पदम दरचा रोड लिंक पर बनाया जा रहा है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख का नीमू करगिल और लेह से बहुत पास है और जरूरत पड़ने पर सेना इन इलाकों में सेना की मूवमेंट जल्द से जल्द हो सकती है। पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी के बीच हर मौसम में चालू रहने वाली यह टनल बॉर्डर एरिया तक पहुंचने का वक्त बहुत कम कर देगी। टनल के निर्माण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और इस पर 1,681 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब आपको जरा लोकेशन के जरिए समझाता हूं कि यह टनल जिसके बारे में बात कर रहा हूं, यह क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज समझते जाइए। बॉर्डर की बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जिस टनल के बारे में बता रहा हूं, आप देखिए उसके बारे में। चीन की टेंशन बढ़ाने वाली टनल जो है, यह वो टनल है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। यहां आप देख रहे हैं, ये लेह हो गया, दिखा रहे हैं पास से, हाँ, ये लेह हो गया, यहां पर नीमू है, ये पदम है और ये वो इलाका है जहां पर कहा जा रहा है कि टनल बनेगी। ये हिस्सा देख रहे हैं। अब ये, और यहां दारचा है और इस तरफ चीन है। अब ये कहा यह जा रहा है कि ये जो इलाका है, ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर। तो होता क्या है कि ये जो पूरा रूट है, यहां पर भयंकर बर्फबारी होती है और जब बर्फबारी होती है तो यहां पूरा बर्फ जम गया, तो आप कैसे जाएंगे। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, यहां पर एक टनल बना दे रही है ऑल वेदर। अब तुम गिराओ बर्फ, जितना बर्फ गिरा दो, कोई फर्क ही नहीं, यहां टनल बना रहेगा, दाब से अपना गए निकल के सीधा ले। तो चीन के मुंह से भी निकल रहा है कि ले, ये क्या हो गया। तो ये परेशानी है उसकी। तो उधर जवान बढ़ाए जा रहे हैं, इधर टनल बन रहा है। तो दो जबरदस्त काम हो गए। अच्छा, ये डिफेंस के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि ये इलाका चीन और पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज आर्टिलरी या मिसाइल की जद में है और इसलिए इस रूट को हमेशा सेना के लिए खोले रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2019 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बीआरओ है, उसने नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर रास्ता बनाया था ताकि सेना की रेगुलर मूवमेंट हो सके, लेकिन ठंड में बर्फ जमने से यह बेकार हो गया। इसलिए इस रूट पर शिंकुल्ला में ऑल वेदर टनल बनाई जा रही है ताकि 12 महीने सेना की मूवमेंट आसान हो, कोई दिक्कत ना है। यह नीमू पदम दारचा रोड ही था जिसका इस्तेमाल करते हुए मई 2020 में चीन से तनातनी के दौरान खूब इसका इस्तेमाल हुआ और इस रूट का इस्तेमाल करके 2020 में भारतीय सेना ने ज्यादा से ज्यादा अपना सैन्य बल बॉर्डर पर पहुंचाया, जिससे कि चीन की सेना को बैकफुट पर आना पड़ा।
भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया जिसमें बॉर्डर से जुड़े गांवों को विकसित करने की प्लानिंग है, जिसमें चीन के बॉर्डर से जुड़े 2966 गांव हैं जो बॉर्डर पर हैं, जो कि 4 राज्यों के 19 जिलों में फैले हुए हैं। और इसके विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब कईयों को लग सकता है कि भाई इससे क्या होगा। इसके पीछे मोदी सरकार का मकसद यह है कि जितने ज्यादा विकसित बॉर्डर के गांव होंगे, जितना ज्यादा टूरिज्म होगा, जितना फुटफॉल होगा, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, उतने ही ज्यादा बॉर्डर के गांव भी सुरक्षित रहेंगे। अभी यह होता है कि कई बार बॉर्डर से जुड़े गांव से लोग सुरक्षा कारण और दुर्गम परिस्थितियों की वजह से पलायन कर जाते हैं, और इस योजना के बाद ऐसा नहीं होगा। तो चीन को मौके भी कम मिलेंगे। यही सब देख के चीन की हालत खराब है कि कहां वो इंडिया था कि अक्साई चीन पे कब्जा कर लिए तो कहता था कि अरे यहां तो कुछ उगता नहीं, और कहां ये इंडिया हो गया जो 4 कदम आगे चल रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है। वहां राफेल तैनात करके छोड़ दिया, सैनिक तैनात कर दिए, उनके लिए हथियार खरीद लिए और लोगों को बैठा रहा है। ये चीन को पच नहीं रहा है। इसी तरह से मोदी सरकार ने ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर पहले नायोमा एयरफील्ड को एडवांस करने का फैसला कर लिया। साल 2020 में जब चीन से टकराव बढ़ा तो इस एयरबेस का बहुत इस्तेमाल हुआ था। नायोमा एयरफील्ड पर सुखोई और राफेल जेट उतारे गए थे। इसी एयरफील्ड को एडवांस करने की लागत 230 करोड़ रुपए। अपग्रेड हो जाने के बाद एक दिन में ज्यादा एयरक्राफ्ट लैंड होंगे और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे बॉर्डर पर सैनिकों का डिप्लॉयमेंट और रक्षा सामग्री पहुंचाना और आसान हो जाएगा। बॉर्डर एरिया में मोदी सरकार किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर गंभीर है, आपको यह समझना हो तो कुछ आंकड़े देखिए। पिछले 5 साल के दौरान देश में बॉर्डर एरिया में अगर आप देखेंगे, यह 5 साल में हुआ है बॉस, जहां पर पिछली सरकार के रक्षा मंत्री कहते थे कि हम लोग ये नहीं बनाए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कि चीन ना कहीं परेशान हो जाए, मतलब चीन से टेंशन ना बढ़ जाए। 5 साल में आप देखिए बॉर्डर पर 3000 किलोमीटर सड़क बनी है। माफ कीजिएगा 6000 किलोमीटर सड़क बनी है बॉर्डर इलाका में मात्र 5 साल में। और इसमें भी 2100 किलोमीटर जो है वो चीन बॉर्डर पर है। अब चीन परेशान नहीं होगा तो क्या होगा, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा है अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में, क्योंकि एक तो वो संभल नहीं रही, दूसरा उसका टेंशन ही है कि हम अर्थव्यवस्था संभालते रह गए। ये नरेंद्र मोदी तो उधर पूरा रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसे इनको टैकल करेंगे, कैसे इनसे लड़ेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में 1800 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे का काम शुरू हो गया है। लद्दाख में 55,000 सैनिकों के लिए ऑल वेदर शेल्टर बनाए गए हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और लद्दाख में सैनिकों के लिए ठहरने की जगह बनाने में पिछले 3 साल में 1300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये सारी चीजें देखकर चीन जो है वो परेशान हो रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है। उसको लग रहा है हम अपना न्यूक्लियर वेपन बढ़ा लें भैया, कल को पता नहीं इंडिया किस पोजीशन में हो। कहीं इंडिया चाइना, माफ कीजिए इंडिया यूएस रशिया ये सब मिल गए तो मेरा क्या होगा। रशिया से थोड़ी दोस्ती अभी चल रही है उसकी। तो बहुत टेंशन में चीन, पर रहना भी चाहिए, रहो टेंशन। लेकिन एक बात आपको और बताता हूं, एक तरफ बॉर्डर एरिया में चीन अपने रेलवे नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, जवाब में मोदी सरकार भी रेल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। रेल लाइन से 3 महत्वपूर्ण बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करने की तैयारी है। और इन 3 एरिया के बारे में भी जान लीजिए, ऐसा नहीं कि वो रेल लाइन बिछा रहा तो हम भूल गए कि हमने कुछ नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग से तवांग को कनेक्ट किया जाएगा। इस रेल लाइन की लंबाई 200 किलोमीटर होगी। असम के सिलापथार से अरुणाचल प्रदेश के बेमालोंग को कनेक्ट किया जाएगा। इसकी लंबाई 87 किलोमीटर होगी। असम के रूपाई से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को कनेक्ट किया जाएगा। इसकी लंबाई 217 किलोमीटर होगी। पासीघाट में एयरफोर्स का लैंडिंग ग्राउंड पहले से। तीनों रेल लाइन ब्रॉड गेज होंगी, यानी जैसे मैदानी इलाकों में रेल लाइन होती है वैसा पहाड़ों में भी बनाएंगे। और एलएसी के पास रेलवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सिक्किम में भी एलएसी तक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। सिक्किम में रांगपो इलाके को गैंगटॉक होते हुए नाथुला से कनेक्ट किया जाएगा। इस रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का काम चल रहा है, यानी रेल नेटवर्क तवांग और नाथुला तक पहुंच जाएगा। और इन दोनों लोकेशन पर अक्सर चीन के साथ झड़प की घटनाएं होती हैं। तो यह भारत की तैयारियों की बात हो गई।
और जबरदस्त तैयारी चल रही, इसलिए चीन अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपना कर रहा है, वो देख रहा है कि यहां तो डबल तेजी से बढ़ रहा है, भाई कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कितना करेगा, क्योंकि बॉर्डर पर तो भारत की तैयारी चल ही रही है, लेकिन बॉर्डर पर हालात बिगड़े तो उसके लिए भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। अब पाठशाला में आपको मिलवाता हूं भारत के उड़ने वाले सैनिकों के चैप्टर्स, कैसे अब सुपरमैन भारत के लिए लड़ेगा, आज इसका चैप्टर। बचपन में सबकी चाह क्या होती है, यार एक बार उड़ जाते, सुपरमैन बन जाते। अब प्रधानमंत्री मोदी के विजन से सेना के जवानों के लिए जल्द ही यह सपना साकार होने जा रहा है। आप सोच रहे हैं आपका देश का जवान उड़ उड़ के मारेगा। बेंगलुरु के येलहांका एयरबेस पर एरो इंडिया 2023 चल रहा है। इस एयर शो में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत दुनिया देख रही है। तीनों सेनाओं के लिए नई तकनीक पर खास जोर दिया जा रहा है। इस एयर शो में एक जेटपैक सूट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह का सूट है। ये भारतीय जवानों के लिए है और इसको पहनकर भारतीय जवान हवा में उड़ सकते हैं, हवा में उड़कर दे सकते हैं। यह हालत होगी। बेंगलुरु के बाहर येलहांका वायुसेना स्टेशन परिसर में एयर इंडिया शो चल रहा है और इसमें जो भारत का पवेलियन है उसमें इस जेट सूट को प्रदर्शित किया गया है, जो इंसान को लेकर हवा में उड़ सकता है। इसको पहनकर इंसान जेट बन जाता है, हवा में उड़ता है। और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तेज रफ्तार से उड़ान भरने के लिए इसमें 7 टर्बो जेट के इंजन लगे हैं, 1000 हॉर्स पावर की एनर्जी पैदा करते हैं। अब जरा जेट पैक सूट में फ्यूल टैंक जो लगा है उसको देखिए, पीछे जो है वो फ्यूल टैंक लगा हुआ है। इसमें 30 लीटर डीजल आ जाता है। इस जेट पैक की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसमें स्पेशल सेफ्टी हेलमेट है, ऊपर देख रहे हैं, ये हेलमेट स्पेशल है। इसके साथ ही चश्मा भी लगा हुआ है। यह भी जबरदस्त है क्योंकि ये चश्मा HUD यानी हेड अप डिस्प्ले से लैस है। फिल्मों में नहीं देखते कि चश्मा लगाया अंदर झकझक लीक के हरा रहा टीं टीं पों पों करता हुआ, वैसा चश्मा है। तो ये जब पायलट उड़ रहा है, पहन के सैनिक उड़ रहा है, तो उसको क्रिटिकल पैरामीटर्स की जानकारी अंदर ही लिखी हुई मिलती रहेगी। इस जेट पैक में आग से बचने के लिए भी इंतजाम है। इस ड्रेस में और इसकी ड्रेस और बूट तैयार करने के लिए भी फायर रिटार्डेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। यह क्या है, एक खास तरह का केमिकल है जो आग के असर को कम करने की ताकत रखता है। मतलब सैनिक है, मतलब आप सोचिए कि ऐसा हो गया कि मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ, अब आग लगी, अंदर जाके बचाना है, उड़ते हुए गया अंदर, आगे क्या करेगा। तो ये जेटपैक का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस। 450 डिग्री सेल्सियस बॉस, आग लगी है उसमें चल जाएगा, बचा के लेके चला आएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी बहुत अधिक तापमान पर भी इस जेटपैक का पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे। भारतीय सेना को मिलने वाले इस जेट सूट की खासियत आपको विस्तार से बताता हूं। जबरदस्त चीज है बॉस। टर्बो जेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। देख रहे हैं कैसे आके बैठ गया बगल में, बैठा नहीं खड़ा है, लेकिन इसी तरह से हमारे सैनिक भी उड़ पाएंगे। इस जेट पैक में कुल 7 टर्बो इंजन लगे हुए हैं। इसका फ्यूल टैंक जो है वो 30 लीटर का है, 30 लीटर्स। सुरक्षा के लिहाज से डीजल का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को चलाने के लिए बैटरी भी है इसमें। जेटपैक की रफ्तार कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 10 मिनट तक उड़ान भर सकता है। जेटपैक सूट का वजन 40 किलोग्राम है और 80 किलोग्राम वजन के सैनिक को लेकर भी उड़ सकता है। मान लीजिए कहीं युद्ध चल रहा है और वहां कोई सैनिक गिर गया, अब क्या कीजिएगा, उसको चोट लग गई, तो ये उड़ता हुआ जाएगा, 80 किलो का भी है, सैनिक तो उठा के ले आएगा। इतना जबरदस्त। अभी थोड़ा टाइमिंग कम है, 10 मिनट 15 मिनट उड़ान भर सकता है। जैसे जैसे आगे और डेवलपमेंट होगा ये और उड़ेगा। 15 किलो वजन तक का हथियार भी ले जा सकता है। मान लीजिए आपकी गोली खत्म हो, अब क्या कीजिएगा। ये शोले फिल्म तो चल नहीं रही है, इधर से जय को वीरू फेंकेगा, वीरू को जय फेंकेगा। ये जाएगा, अपना 15 किलो हथियार लिया, दिया, फेंका, नीचे गिराया, उड़ के चल गया। उधर से वाला देखता ही रह गया ये क्या आया। जेटपैक में लगे खास चश्मे पर पायलट को क्रिटिकल पैरामीटर्स और वार्निंग दिख जाएंगी। मैदान, पहाड़, रेगिस्तान में उड़ान भर सकता है। 3000 मीटर तक ऊंचाई वाली जगहों पर कारगर है। सैन्य अभियान के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो फिलहाल इस जेटपैक सूट का प्रोटोटाइप तैयार हो गया। तभी ना मैंने कहा कि अभी 10-15 मिनट उड़ रहा है, अभी इसको और डेवलप कर लिया जाएगा और इसकी टेस्टिंग और पायलट की ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है साथ में।
लेकिन ये देख के ही लोगों का मन गदगद हो गया कि यार तो अपना सैनिक उड़ेगा। ये देखिए किस तरह से शानदार उड़ान भरने की भी तस्वीरें। जल्दी ही जेटपैक की पहली खेप भी मिल जाएगी और पीएम मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इसे स्वदेशी तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है। ये देख रहे हैं कैसे सैनिक उड़ता हुआ आया और वहां छोड़ा और मार दिया। ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे उड़ते हुए सैनिक आ रहा है। ये देखिए जबरदस्त चीज है। जेटपैक की मदद से हमले की तैयारी करना कितना आसान है। उड़ते हुए आए, अपना रखे, इसको वहीं छोड़े, अपना गोली मारे, सामने वाले को खत्म कर दिया। इसका जिम्मा बेंगलुरु के ही एक स्टार्टअप एब्सोल्यूट कंपोजिट्स को सौंपा गया है और जेटपैक के लिए भारतीय सेना पहले ही खरीद की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ये जो जेटपैक बन रहा है इसके लिए 48 आरपीएफ यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किए गए। अगर ट्रायल के दौरान जेटपैक अपनी ताकत पर खरे उतरे तो सेना जल्दी ही बड़ी संख्या में इन्हें तैयार करने का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन यह भारतीय सेना को जेटपैक मिलने की खबर से ही पाकिस्तान और चीन के होश उड़े हुए हैं। किसी भी देश को टेंशन होगी भाई, अगर दूसरे देश का सैनिक सुपरमैन की तरह उड़कर आएगा, मारेगा, तो वो सोचेगा ना कि क्या जवाब दें इसका। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो फ्लाइंग सूट तैयार कर रहे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये फ्लाइंग सूट जो अभी आप देख रहे हैं, ये ब्रिटेन की एक कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्रीज तैयार कर रही है। पिछले साल मई में इस कंपनी के सीईओ रिचर्ड ब्राउनिंग ने इस सूट को पहनकर उड़ान भरी थी। इस सूट को पहनकर समंदर में दुश्मन जहाज पर किस तरह अटैक किया जा सकता है इसके बारे में दिखाया गया था। आमतौर पर समुद्री अपराधियों की पहचान के बाद उन तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन इससे तुरंत ही आप उड़कर पहुंच गए। इसके अलावा किसी इमारत में छुपकर बैठे आतंकियों तक भी इस सूट को पहनकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अभी जैसे मुंबई में हमला हुआ था, आपको क्या याद है? याद है एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर आया, उससे एनएसजी कमांडो उतरे, तब अंदर घुसे। ये क्या, अगर ये सूट होगा कल को कोई, वैसे तो होगा नहीं, अब तो आतंकी हमला भारत में नहीं होते, टचवुड नहीं हो, लेकिन मान लीजिए 1% के लिए हो गया, तो किसी हेलीकॉप्टर का इंतजार ही नहीं करना है, अपना सूट पहने साथ ऊपर गए, वहीं से खिड़की से मार दिया। दुश्मन पर हमला करने के अलावा दूरदराज पहाड़ी इलाकों में फंसे व्यक्ति की मदद के लिए इस सूट को पहनकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर पहाड़ों पर ट्रैकिंग के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको किसी प्लेन का इंतजार नहीं करना है, हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं करना है, सूट पहने अपना पहुंच गए, वहां मदद कर दी। तो ये देखिए कैसे पहाड़ों में उड़ रहा है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि भविष्य क्या है और भारतीय सैनिक कैसे इसके लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे मेक इन इंडिया का, जिसका मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया में मेक इन इंडिया मोदी जी करते हैं, आप देखिए ऐसे उड़ उड़ के भारतीय सैनिक जो है वो बॉर्डर की निगरानी कर लेंगे। भाई अभी ड्रोन भेजना पड़ता है, ड्रोन भी रहेगा, सैनिक भी रहेंगे, जाके देख आएंगे, ऊपर से बोल देंगे ए पीछे जाओ। ड्रोन बोल नहीं ना पाता, ये ऊपर से बोलेंगे पीछे जाओ। तो ये बहुत कमाल की चीज है। और अभी इसमें इंडिया जब काम कर रहा है, तो इंडिया जुगाड़ू देश है, हम लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, इतना सस्ता बना देंगे कि ये ब्रिटेन वाला हवा में जाएगा। लेकिन हवा में तो एक देश भी गया हुआ है। अब पाठशाला में पाकिस्तान पर स्पेशल क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान की पब्लिक 1947 के बंटवारे को लेकर पछता रही है। यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में लोगों को रिकॉर्ड महंगाई से क्या गधा बचाने वाला है, और कंगाल बर्बाद पाकिस्तान में इंडिया क्यों हो रहा है। पाठशाला में मैं आपको पाकिस्तान के हालात के बारे में लगातार बता रहा हूं, क्योंकि पड़ोसी बर्बाद हो रहा है तब भी बॉस उसकी जानकारी जरूर रहनी चाहिए। उसने अपनी खुशहाली और भविष्य के लिए सतर्क रहने के पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं। किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और अगर कहीं से मदद नहीं मिली तो पूरा पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा बॉस। ये हालत हो रखी, कोलैप्स, एक पूरा देश कोलैप्स हो जाएगा। एक देश के तौर पर पाकिस्तान नाकाम तो पहले से है, अब वो फाइनेंशियली पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। आखिर उधार के पैसों से कोई कब तक घर चलाएगा भाई। पाकिस्तान की आवाम को भी ये समझ आ रहा है कि अब इस देश का कुछ नहीं होने वाला, इनसे ना हो पाएगा। आज पाकिस्तान के चैप्टर में आपको वहां के हालात नहीं बल्कि वहां लोग कितने, सीरिया की भी तस्वीर दिखाऊंगा, और भारतीय मुसलमानों के लिए भी एक मैसेज है इस चैप्टर में। लेकिन पहले पाकिस्तान की बात। पिछले 5 महीनों से पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम लो है, आपको बताया। पाकिस्तान की सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो लोगों को देने के लिए राशन तक इंपोर्ट कर सके।
पाकिस्तान उस मोड़ पर खड़ा है जहां लोगों को लग रहा है कि अगर बंटवारा न होता तो आज अच्छे हाल में होते। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, एक बार खुद उनकी जुबानी सुनिए। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता? तो बहुत कुछ होता, जिसमें से पहले तो हम ये कहेंगे कि जो डिफेंस पे जो जितना हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा भी बच जाता और उनका भी बच जाता। अगर वो बच जाता तो ये गुर्बत भी ना होती। जहाँ तक आपने इंडिया की बात की तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं LSA जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर भी तो नहीं सेल होने वाला। नहीं, अभी ऐसा तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान सेल होने का, लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के पास की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी अल हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हूँ, यहाँ भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें ना कि जो इंडिया है वो एक पावर है। मतलब पावर से मुराद ये है कि उसकी मैशियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया उसको मानती है, ठीक है। इस वजह से उसको दुनिया में अहमियत मिलती है, ठीक है। उसको हर चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है और उसकी दुनिया में मानी जाती है। इसके बारे में सब पाकिस्तान का पूछते हैं तो पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक के अंदर एक उसकी वैल्यू है, लेकिन दुनिया उसको एक ना वो कहते हैं वो हकारत की निगाह से देखती है, यार क्या मांगने वाला मुल्क आ गया। तो पाकिस्तानी रो रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात देखिए, पाकिस्तानियों को इंडिया की हालत दिख रही कि इंडिया जो है सुपर पावर है, बन रहा है और किस तरह से इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ ही लोगों को, कुछ लोगों को नहीं दिखता, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में। एक तो कह रहा है कि पाकिस्तान बिकेगा तो खरीदेगा भी इंडिया, अमेरिका नहीं खरीद पाएगा। पाकिस्तान में लोग भले ही बंटवारे पर अब पछता रहे हैं। आज बदहाली के लिए कि जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत से बेहतर कोई देश ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान में लोग भारत आने के लिए भी बेताब है। एक बार और सुनिए। ये मौका मिले डेफिनेटली तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूँगी इंडिया का, दैट इज़ फ्रॉम द साउथ, और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन। मुंबई जाना चाहती हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है जिसमें जो है कहा जाता है कि मुंबई जो है पहले से डेवलप थी और लोग अपनी लाइफ को बनाने के लिए गांव से उठ के मुंबई और दिल्ली जाते थे, तो इसलिए मैं जाना चाहूँगी। अगर ऐसा हो जाए तो इंडिया में मैं दिल्ली जाना चाहूँगी। और खाने की बात है तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनके डोसे खाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी चपाती खाना चाहूँगी, उनकी भाजी खाना चाहूँगी। लोग अपनी लिस्ट बना रहे हैं इंडिया में कहां-कहां जाना है। पाकिस्तान के लोग बंटवारे पर क्यों पछता रहे हैं और क्यों भारत आने के लिए बेताब हैं, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे पाकिस्तान में लोगों की रसोई से आटा चावल गायब हो गया है, उनके आंसू निकल रहे हैं, वो परेशान हैं, रो रही हैं माएं। एक बार पाकिस्तान का दर्द देखिए। ये देखिए, ये क्या है? देखिए आटे वाली बाल्टी है, देखिए गौर से। हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। दिल तो करता है छलांग मार के खुदकुशी कर ले, जहाँ पे मर जाए सब के सब। अल्लाह ताला ऐसी गुर्बत से अच्छा है कि हमें मौत दे दे। भाई उस छोटी बच्ची ने भी नहीं कहा, एक मिनट में पकड़ के भाई छोटी सी बच्ची की कसम खा के गए थे, इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि लोगों के घर में आटा चावल नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान में महंगाई कितनी है ये मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे एक एक दिन काटना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो रहा है। महंगाई में कैसे पाकिस्तान की जनता पिस रही है। कराची की महिला का एक वीडियो दिखाता हूं जो बहुत वायरल हो रहा है। कराची की महिला बता रही कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जरूरत का सामान तक नहीं खरीद पा रहे। ये महिला पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या करें, बच्चों को भूखा छोड़ दें क्या? मेरा बिल है, ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा चीनी घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे
556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ से पे करूं? रेंट पे करूं, ग्रोसरी लेकर आऊं, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करे तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फीड्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं मैं उस मरियम नवाज में, उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? ये पाकिस्तान के घर घर की कहानी है बॉस। एक आध दो तस्वीरें वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि वहां लोग कैसे रो रहे हैं, क्यों उनको लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो बंटवारा नहीं होता, इंडिया के साथ रह गए होते। यहां कुछ लोगों को इंडिया पसंद नहीं आता, लेकिन देखिए दूसरे देश को कि उसको इंडिया ही पसंद आ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि लोग पेट्रोल तक नहीं खरीद पा रहे भाई। बिना पेट्रोल गाड़ी कैसे चले? तो इसका जुगाड़ पाकिस्तान में गधा गाड़ी के रूप में निकाला गया है। महंगाई से लड़ने का इनका तरीका है कि गधे इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, इसमें गधा गाड़ी के बारे में दिखाया जा रहा है। हमारे यहां मैंने आपको कल बताया था, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, लैम्बोर्गिनी हो, ऑडी हो, महिंद्रा हो, हुंडई हो, सब की गाड़ियां बुक चल रही हैं। वहां गधे की गाड़ी बना रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल कहां से भराएं? वहां गधों का ही सहारा बचा है। अब देखिए गधे बचाएंगे महंगाई से। खोता मोटर शॉप ये पाकिस्तान की वाहिद दुकान खुली है खोता रेडी मोटर्स के नाम से, और स्पेशली ये खोते रेडियां जो है वो तैयार की गई है शहरियों के लिए, शहरियों के सफर के लिए। जिस तरह लोग गाड़ियों में सफर करते हैं इस तरह आप इस पे भी सफर करेंगे। जी सर बताइएगा, ये कौन सी कैटेगरी? ये सी कैटेगरी में, तो इसमें आपको पता है कि जरा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो इसको अब अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये तकरीबन 25 से 30 हजार तक की ये अवेलेबल है। तो अगर कोई लोग हमें ज्यादा कहें तो हम उनको थोड़ा डिस्काउंट दे भी सकते हैं। अगर वो हमें कहें कि हमारी अभी भी इतनी नहीं है, इतनी अप्रोच, तो हम इसको और कम कर सकते हैं। जी ये है सी कैटेगरी, ये आपको मिलेगी 25 से 30 हजार रुपए की। ट्रक जो है ना वो अब ए कैटेगरी पे आ रहे हैं। ये हमारी कैटेगरी और लेटेस्ट जो है ये फॉर्म है, तो इसमें आप देखें कि बकायदा सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, बड़ी कंफर्टेबल है ये। और इसका जो वैसे रेट है वो मैंने खास जो पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि बेचारी इतनी परेशान है, आपको पता है महंगाई की वजह से कोई उनकी सुनाई है नहीं, तो मैंने वैसे तो ये तकरीबन 1 लाख तक की पड़ती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के साथ ये तकरीबन 60 से 70 हजार में ये अवेलेबल है। जब नेताओं ने देश को मजाक बना के छोड़ दिया है तो पब्लिक भी अब मजे ले रही है। पाकिस्तान का यह हाल एक दिन में नहीं हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना इस हालात के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उसे चलाने वाले नेता खुद अपनी जेब तो भर लेते हैं, लेकिन लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप की बात करूं तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। 30 साल में शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्ति 20 लाख रुपए से 700 करोड़ की हो गई। करोड़ों रुपए की हेराफेरी के केस में शहबाज शरीफ जेल तक जा चुके हैं। सितंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे। अप्रैल 2021 में जमानत मिली थी। यह आदमी वहां का प्राइम मिनिस्टर है, और यही हाल कमोबेश वहां के पूर्व प्राइम मिनिस्टर का भी है, इमरान खान का। इमरान खान पर पीएम रहते हुए सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। अपने घर से प्रधानमंत्री दफ्तर आने जाने पर इमरान खान ने 100 करोड़ रुपए फूंक दिए। 100 करोड़ सिर्फ अपने घर से प्राइम मिनिस्टर कार्यालय जाने के। इमरान खान पर तो सरकारी खजाने से कीमती तोहफे चुराने का भी आरोप। विदेशी दौरों पर मिले हार और घड़ी जैसे गिफ्ट 32 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप। पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने में पाकिस्तानी सेना का भी बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक 75 साल में 35 साल तो फौज का शासन रहा है। 1958 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, सत्ता ले ली। 69 में याह्या खान ने जनरल अयूब खान को हटाकर खुद पाकिस्तान की सत्ता संभाल ली। 75 में जनरल जियाउल हक ने पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्तापलट किया और पाकिस्तान की ले ली कमान। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ का तख्तापलट किया, वो राष्ट्रपति बन गए। जब इस तरह का सैन्य इतिहास रहा हो तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए जगह कहां बची? सब ने मिलकर लूटा, सेना ने लूटा, कुछ साल नेताओं ने लूटा, और आज वही इतिहास पाकिस्तान की जनता को रोने के लिए मजबूर कर रहा है। 1947 में पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन वहां जिस तरह से सत्ता चलाई गई उसका असर यह हुआ कि आज पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होने के आसार दिख रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। अब बलूचिस्तान और सिंध में भी जनता विद्रोह कर रही है।
पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। पीओके में लोग लगातार बढ़ते चाइनीज दखल से नाराज हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने पीओके को चीन के हाथों में बेच दिया। वहीं बलूचिस्तान में भी एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट आता है जहां चीन ने हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां चीन के कई वर्कर्स भी काम पर लगे हुए हैं। इसी के खिलाफ अब बलूचिस्तान की जनता विद्रोह पर उतरा है। बलूचिस्तान में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते, भारत चले जाना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अलावा सिंध में भी समय समय पर विद्रोह की खबरें सामने आती रहती हैं। अगर ये विद्रोह बढ़ा और पाकिस्तान के टुकड़े हुए तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा ही बच पाएगा। यह पाकिस्तान का हाल है जो अपने 4 सूबे नहीं संभाल पा रहा। आईएमएफ के सामने झोली फैलाकर खड़ा है कि कुछ तो दे दो, कुछ तो डाल दो बाबा, जिससे देश कुछ दिन और दिवालिया होने से बच सके। एक चीज आप गौर कर रहे हैं, पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश मांगा था कि सब मुसलमान रहेंगे, हम ही अपने अच्छे से रहेंगे। देश तो मिल गया, लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर देश बना लेने से तरक्की नहीं मिल जाती या तरक्की मिलने की गारंटी नहीं मिल जाती। यह बात पाकिस्तानियों को आज भारत को देखकर समझ आ रही है। लेकिन आपको यही बात और बेहतर ढंग से समझनी हो तो सीरिया का हाल देख लीजिए, जो भूकंप की तबाही झेल रहा है। तुर्की की मदद के लिए कई देश सामने आए, सीरिया की मदद के लिए बहुत कम लोग सामने आए। जितनी बर्बादी तुर्की में हुई है उससे कोई कम तबाही सीरिया में नहीं हुई। आप सीरिया की तस्वीरें देखिए, घर तबाह, लोग तबाह। तुर्की के साथ सीरिया में भी भूकंप आया था, भारी तबाही मची थी। सीरिया में भूकंप से अब तक करीब 6000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें भूकंप से तबाह सीरिया की हैं, लेकिन वहां राहत और बचाव का काम बहुत स्लो चल रहा है, धीरे। तुर्की की तुलना में सीरिया को दुनिया से बहुत कम मदद मिल पा रही है। इवन मुस्लिम मुल्क भी सीरिया की मदद नहीं कर रहे। सीरिया पहले से सिविल वॉर झेल रहा है, वहां भूकंप पीड़ितों की मदद करना बहुत मुश्किल है। सीरिया में कई पावर सेंटर बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहां किसी देश का जाकर मदद करना मुश्किल हो गया है। अगर आपको मैप के जरिए दिखाऊं कि सीरिया में किस इलाके पर किसका कब्जा है, जरा ये मैप यहां पर डालिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस देश के हालात हो रखे हैं। इस मैप में जो आप हिस्सा देख रहे हैं सीरिया का, यहां पर भी 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। यह एपिसेंटर था, पहला अर्थक्वेक यहीं पर आया था। अब इसमें जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं, यहां पर सरकार का कंट्रोल है। ये जो पीला रंग देख रहे हैं, ये कुर्द फौज के कंट्रोल में। ये जो पीला हल्का सा आप देख रहे हैं, हरा रंग जो देख रहे हैं, ये वाला आप देख रहे हैं, यहां पर जिहादी गुट का कंट्रोल है। और जो आखिरी आप देख रहे हैं बैंगनी रंग, वहां तुर्की समर्थित बागी गुट का कंट्रोल है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो सीरिया जो है वो अपने आप में जितने रंग वहां दिख रहे हैं उतना ही बदरंग हो रखा है, क्योंकि वहां पर हर तरफ अपने अपने हिसाब से लोगों ने कब्जा कर रखा है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि धर्म से अगर चलिएगा तो सिर्फ मदद नहीं हो पाती। भाई ऊपर वाला भी क्या करेगा, वो मदद करने के लिए इंसान ही भेजेगा ना। वो तो नहीं चुनेगा कि भाई मुसलमान है तो मुसलमान ही मुसलमान को जाकर बचाएगा। लेकिन ऐसे हालात खड़े कर दीजिएगा तो कोई मुसलमान भी कैसे आएगा। ऐसे हालात में कौन सीरिया में जाकर लोगों की मदद करने का जोखिम उठाएगा। सीरिया का नॉर्थ ईस्टर्न इलाका भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और वहां सिर्फ यूनाइटेड नेशन के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने सीरिया को अनाथ छोड़ दिया है, जबकि ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये बात बात पर मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। सीरिया को जब मुस्लिम मुल्कों और दुनिया ने अकेला छोड़ दिया तो मदद के लिए कौन आगे आया पता है? इंडिया, भारत। सीरिया जहां जाकर कोई देश मदद नहीं कर पा रहा, वहां भारत अपनी सेना के जरिए मदद पहुंचा रहा है, राहत सामग्री भेज रहा है। यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में तैनात भारतीय सेना ने सीरिया के एलेप्पो में राहत सामग्री पहुंचाई। इसमें भूकंप पीड़ितों के लिए राशन है, दवाएं हैं। भारत सरकार सीरिया की और मदद करने के लिए भी तैयार है। भारत के मुसलमानों को लेकर आए दिन कोई ना कोई एजेंडा चलाया जाता है, कोई ना कोई टूल किट एक्टिव की जाती है कि मुसलमान भारत में खतरे में। कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी कुछ लेकर आते हैं कि मुसलमान भड़क जाए, कि इंडिया उसके लिए अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है।
आज ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि दुनिया में मुसलमानों के लिए भारत से सुरक्षित कोई देश नहीं। पड़ोस में पाकिस्तान को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, भारत में ही मुसलमान सबसे ज्यादा महफूज है। आप खुद सोचिए ना, जो भारत उसके खिलाफ एजेंडा भड़काने वाले मुस्लिम देशों की भी मदद कर रहा है, वो अपने यहाँ के नागरिक मुसलमानों को ठीक से संभाल कर नहीं रखता होगा। लेकिन यह बात इस देश के मुसलमानों को भी समझनी होगी कि आप यहां सच में सबसे बेहतर स्थिति में। वो पाकिस्तानी कह रहे हैं काश इंडिया मिल जाए, और आपको कोई भड़काता है कि अरे इंडिया तो बेकार है, तुम यहां टेंशन में। अगली बार कोई भड़काए तो उसको बोले बात देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाठशाला में अब भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग का चैप्टर जिस पर देश के दो राज्य महाराष्ट्र और असम आमने सामने आ गए। दोनों ही राज्य अपने अपने यहां ज्योतिर्लिंग होने का दावा कर रहे हैं। पब्लिक पूछ रही भाई तय कर लो, भगवान पर ऐसा दावा करके कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हो। भगवान अपने भक्तों से कभी भेदभाव नहीं करते, लेकिन कभी कभार भक्त ही भगवान को अपना अपना बताने का दावा कर देते। ऐसा ही कुछ देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ हो रहा है। असम सरकार का कहना है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग असम के गुवाहाटी में, जबकि महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि पौराणिक काल से लोग छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। इसके अलावा भारत सरकार के सर्कुलर में भी इस बात का जिक्र है। देखिए, देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके बारे में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में पूरी जानकारी दी गई, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह पूरा विवाद क्या है वो बता देता हूं, जो एक विज्ञापन से शुरू हुआ। विज्ञापन आया असम सरकार की तरफ से। 14 फरवरी को एक विज्ञापन असम की सरकार ने दिया, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर असम आने के लिए कहा। यह वो ऐड। विज्ञापन के ऊपरी हिस्से में असम सरकार ने लिखा कि देश के छठे ज्योतिर्लिंग में आपका स्वागत है। इस ज्योतिर्लिंग को असम के काम रूप में डाकिनी में बताया गया। 12 ज्योतिर्लिंग के नामों में भीमा शंकर डाकिनी को भी हाईलाइट किया गया। इसी शब्द से विवाद शुरू होता है। विज्ञापन के नीचे वाले हिस्से में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कहानी लिख दी गई। इसका पता गुवाहाटी के पामही इलाके में बताया जा रहा है, जो एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर है। इस विज्ञापन के आने के बाद महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया। कई राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को महाराष्ट्र के पुणे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमेशा से यही था। देश का छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर में स्थित है, जो कि पुणे में पड़ता है, और पौराणिक काल से महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं। तो दोनों तरफ के नेताओं के अपने दावे शुरू हो गए। पहले आपको देश के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और जगह बता देता हूं, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्रोत के हिसाब से बताया गया है। पहला जो है वो सोमनाथ गुजरात में, जिस ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा हूं। तो पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात हो गया। ये यहां डालिए, यहां दिखाता हूं, थोड़ा ढंग से आपको दिखेगा। ये देखिए, तो गुजरात में आप देख रहे हैं, यहां पर सोमनाथ में पहला ज्योतिर्लिंग हो गया। फिर है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसे श्री शैलम कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं, यह दूसरा ज्योतिर्लिंग हो गया। तीसरा है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश उज्जैन में। यह देखिए, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन में तीसरा ज्योतिर्लिंग हो गया। चौथा ज्योतिर्लिंग आता है ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश खंडवा में। यह आप यहां देख रहे हैं, चौथा ओंकारेश्वर में हो गया। वैद्यनाथ झारखंड में देवघर में पड़ता है, जिसे आप देख रहे हैं यहां पर। वैद्यनाथ धाम सुने ना, कई लोग जाते हैं वहां पर। भीमा शंकर, जिसको लेकर विवाद हो रहा है, छठा ज्योतिर्लिंग, वो अभी तक ये है कि वो महाराष्ट्र में है, पुणे में। रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहां नीचे देखिए, ये देखिए, ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु में। नागेश्वर, जो गुजरात के द्वारका में है। विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश बनारस में है, काशी विश्वनाथ। त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के नासिक में है, एक और महाराष्ट्र में। केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। और 12वां ज्योतिर्लिंग है गृष्णेश्वर, यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो देश में मौजूद है। अब आपको असम की भी वो जगह दिखा देता हूं, जहां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग होने का दावा असम की सरकार कर रही है।
ये गुवाहाटी के नजदीक पामही इलाके में बताया जा रहा है। अभी बताया जाता है कि ये महाराष्ट्र के पुणे में है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर दावा है, अभी तक मतलब सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से यहां पर है। लेकिन गुवाहाटी में कहा जा रहा है, असम की सरकार कह रही कि नहीं, ये छठा ज्योतिर्लिंग यहां नहीं, दरअसल यहां है। गुवाहाटी के नजदीक पामही इलाके में यह छठा ज्योतिर्लिंग असम की सरकार बता रही है। इस विवाद के बाद सबके मन में यह सवाल है कि जब वर्षों से पूरी दुनिया छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में महाराष्ट्र के पुणे में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को पूजती आ रही है, तो असम की सरकार किस आधार पर इसे असम का ज्योतिर्लिंग बता रही है? इसे आपको समझना चाहिए। यह पूरा विवाद द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत में लिखे गए दो शब्द डाकिन्याम भीमशंकरम से शुरू होता है। इस स्रोत में देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है और इसमें दूसरे नंबर के श्लोक को आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें जो बात लिखी गई है वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। लिखा गया है, परल्याम वैजनाथम च डाक्यन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तू रामेशम नागेशम दारुकावने। यानी इसमें कहा गया है कि डाकिन्याम पर भीमशंकरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। अब यह डाकिन्याम क्या है? डाकिन्याम को यहां जगह के रूप में बताया गया है, जहां कहा गया है स्रोत के मुताबिक कि भीमशंकर वहां पर। असम सरकार दावा कर रही है कि कामरूप जिले में डाकिनी पर्वत मौजूद है, उसी को डाकिन्याम बताया गया है और यहीं पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो वो दावा कर रहे हैं कि स्रोत में जिस डाकिन्याम का जिक्र है वो यही पर्वत है, जबकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमा नदी और दाकिनी के जंगलों में स्थित है और ये दोनों जगह पुणे के जिले के खेड़ तालुका में आज भी मौजूद है। सारा विवाद इस बात से है कि दाकिनी पर्वत है या जंगल, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत में इसकी जानकारी नहीं है, वहां तो सिर्फ दाकिनी लिखा है। अब असम की सरकार कह रही है कि देखिए हमारे यहां जो दाकिनी पर्वत है वो लिखा है, महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो जंगल है उसका जिक्र है, उसका दाकिनी जिक्र है। अब इस दावे में कितना दम है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आप पूरे श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि की तैयारी कीजिए। और मैं तो नेताओं से भी कहूंगा कि ऐसी बातें करने की बजाय कि भाई हमारे यहां है, दोनों लोग बैठ जाइए, असम के लोग भी बैठ जाएं, असम की सरकार भी बैठ जाए, महाराष्ट्र के नेता भी बैठ जाएं और आपस में यह मसला सुलझा ले। ऐसे धार्मिक चीजों पर आपका दावा मेरा दावा अच्छा नहीं लगता और ठीक भी नहीं। श्रद्धालु भी परेशान होते हैं। पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, पाठशाला अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद गजबे है लेकर आऊंगा और आपको एक कमाल की चीज दिखाऊंगा।